मुझे पता चला जिस भी विधानसभा में आप पहुंचते हैं, जिस भी इलाके में आप पहुंचते हैं, वहाँ छात्र इकट्ठे हो जाते हैं और आपसे मिलने पहुंचते हैं। एक चौथा गुट मैं जो देखता हूँ वो कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े का भी मुझे दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर भी। और जमीन पर अगर मैं जाकर देखूंगा तो मुझे वहां भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं को कुछ हो गया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वाला रूप कैसे सामने आया? बीजेपी की एक जो प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, ध्रुवीकरण का और वोट काटने का, इसकी कांग्रेस के पार्ट मुझे नहीं दिखाई देती कि वो इसको किस तरीके से रोक सकते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भले आज 10 साल से ऊपर हो गया केंद्र में सत्ता से बाहर है, लेकिन हमें अगर और 10 साल भी सत्ता से बाहर रहना पड़ा तो हमें गम नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार की लड़ाई नहीं है। आंदोलन के 50 दिन बाद देवेंद्र यादव पे FIR दर्ज करके देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनके ऊपर 307 लगा दी जाती है, जो कि हाफ मर्डर की धारा है। उनके ऊपर 120 भी, यानी कि उस पूरे आंदोलन के षड्यंत्र की धारा लगा दी जाती है। कि कांग्रेस गुट से हारती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतने गुट बन चुके हैं कि वो अपने गुटों से लड़ते लड़ते क्षेत्र का जो चुनाव होता है वो हार जाती है। लेकिन ऐसा है कि जहां जनता के अधिकार का हनन होगा वहां पे लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि जनता ने हमें जिम्मेदारी दी। के अंदर राहुल गांधी जी ने पूरा का पूरा ठीकरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोड़ दिया कि दिल्ली को बर्बाद करने में जो हाथ है वो अरविंद केजरीवाल का। तो जहां पर एक तरफा महाराष्ट्र में भाजपा का विरोध था, वहां पर 90% के लगभग सीटें भाजपा जीत जाती है। आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत जो मैं करूंगा वो राहत इंदौरी जी के मशहूर शेर से करूंगा। और राहत इंदौरी जी का मशहूर शेर मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसकी वजह मैं आपको बात। सरहदों पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। अब ये शेर राहत इंदौरी जी का पॉलिटिकल लाइफ में लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट करता है और विपक्ष के लोग इसको अपना हथियार बनाकर भी इस्तेमाल करते। जो मेहमान खुसूसी, जो गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं, वो इंदौर से हैं और राजनीति से हैं। इसलिए मैंने ये शेर का इस्तेमाल किया उनके इस्तकबाल के अंदर। और जब मैंने उनकी लाइफ को कंगाला और उनकी लाइफ को पढ़ने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम हुआ कि राहत इंदौरी जी से उनके ताल्लुकात बहुत करीबी रहे। इन सारी चीजों पर भी चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा भी उनसे आज बहुत सारी होगी। मध्य प्रदेश में एक बार विधायक रहे हैं। यूथ के अंदर जो उनकी लोकप्रियता है वो देखने बनती है। सोशल मीडिया पर अगर हम उनको देखेंगे तो यूथ उनको बहुत ज्यादा पसंद करता है। और पार्टी के अंदर किस तरीके से वो काम करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए उसमें किस तरीके से हार हुई, उसके अंदर क्या क्या कमियां रही, उस पर भी बात होगी। आगे संगठन में क्या काम चल रहा है उस पर भी बात होगी। बहुत सारी बातें आज राजनीतिक चर्चा होंगी मध्य प्रदेश को लेकर, ऑल इंडिया कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको भी लेकर चर्चा होगी। विपिन वानखेड़े जी मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है दायसार के शो के अंदर। आप, और मेरे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि आप मेरे स्टूडियो तो खुद चलकर आए हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 2023 की अगर मैं बात करूं, 2023 का जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो आपके समर्थकों ने आपका नाम बड़े जोर शोर पर मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कह लीजिए, इस तरीके से कहना शुरू कर दिया था। तो इसके पीछे उनकी मोहब्बत थी या ये आपकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा का चलाया जा रहा था कि भाई ये कहो ताकि दोबारा से शीर्ष नेतृत्व मेरी तरफ देखे और ये जिम्मेदारी भी मुझे दे? क्योंकि मैं वो 3 गुट, मध्य प्रदेश के तीनों गुट मशहूर हैं, जिसमें कमलनाथ जी और सिंधिया जी तो शायद चले गए, खैर, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी। एक चौथा गुट मैं जो देखता हूँ वो कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े का भी मुझे दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर भी। और जमीन पर अगर मैं जाकर देखूंगा तो मुझे वहां भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखिए, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का तो किसी ने नहीं बोला, और मुख्यमंत्री के लिए तो मैं अभी बहुत छोटा हूं और ऐसी कोई बात भी नहीं है। मेरे चाहने वालों ने मंत्री के लिए जरूर सोशल मीडिया पर ऐसा बोलने लगे कि मतलब जो हमने ये मंत्री छानबीन करी है ये सच है। चलिए मंत्री बनेंगे और ऐसा होगा।
लेकिन ऐसा है, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं माँगा। मैंने तो हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जो ज़िम्मेदारी, जो काम पार्टी ने दिया, हुँ। उस पे पूरा प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और अच्छे से अच्छा परिणाम पार्टी को दे सकूँ। तो मेरे मन में कभी कोई ऐसा भाव नहीं रहा, मेरे मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं रही कि मुझे ये पद चाहिए या मुझे मंत्री बनना है या ऐसा करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बात रही गुट की, तो गुट कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी गुट रहित पार्टी है। कांग्रेस के सभी नेता एक हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और हम सभी लोगों का सिर्फ एक लक्ष्य है, हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। लंबे समय तक छात्र राजनीति में आप रहे हैं। धीरे-धीरे मेन राजनीति में अब आपका जो आना शुरुआत है वो हो चुकी है। चाहे वो दिल्ली में आना हो या मध्य प्रदेश की राजनीति में हो। जो आपके बाद राजनीति में, छात्र राजनीति में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो भी आप ही के जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इसी तरीके से जहाँ जाते हैं, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, मैंने जब आपका सोशल मीडिया खंगाला तो उसमें मुझे पता चला जिस भी विधानसभा में आप पहुंचते हैं, जिस भी इलाके में आप पहुंचते हैं, वहाँ छात्र इकट्ठे हो जाते हैं और आपसे मिलने पहुंचते हैं। एक पूरी भीड़ होती है लोगों की। वही चीज़ फॉलो और लोग भी कर रहे हैं आप ही के मध्य प्रदेश से। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो भी छात्र नेता मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति कर रहे हैं, हम्म, उनके लिए तो मेरा सिर्फ यही संदेश है कि हमेशा छात्र हित में काम करते रहें, हम्म, छात्रों के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहें और कैसे छात्रों को हम फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसके लिए काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं दौरा ज़रूर से लगातार करते रहता हूँ और क्योंकि इतने लंबे समय तक छात्रों से और युवाओं से मेरा जुड़ाव रहा, तो जहाँ जाता हूँ वहाँ कई सारे हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई आते हैं, मिलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन सबसे एक भाईचारे का संबंध है और वो संबंध आज का संबंध नहीं है, वो संबंध बहुत लंबा संबंध है। और ये संबंध जीवन भर बना रहेगा। निश्चित तौर पे युवाओं की राजनीति करी है, तो युवा बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में मुझसे जुड़े हुए हैं। यूथ अपने नेता को देखकर चलता है, कार्यकर्ता भी अपने नेता को देखकर चलता है। एक कंट्रोवर्सी मुझे आपके लिए मिली है, उम्मीद करता हूं कि उसका जवाब आप देंगे। विपिन वानखेड़े थाने में घुस गए, शांत स्वभाव के विपिन वानखेड़े, जिनका स्वभाव देखा जाए तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला नहीं है, शांत रहते हैं, और टीआई को जाकर धमका दिया, जिसको दिल्ली में एसएचओ कहा जाता है, और कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं को कुछ हो गया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वाला रूप कैसे सामने आया? सबसे पहले तो और आप ये आपने मेरी टीम बहुत को भी ज्यादा शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने ये बात भी खंगाल दी, आप निकाल के लाए बहुत आपके लिए। बहुत डिटेल में जो है आपने मेरी जानकारी निकाली है, तो ये बड़ी बात है, दिल्ली में बैठ के आपने मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी निकाल ली। लेकिन ऐसा है कि जहाँ जनता के अधिकार का हनन होगा, वहां पे लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि जनता ने हमें जिम्मेदारी दी उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। जनता ने हमें इसीलिए चुना कि ताकि हम उनके हितों की रक्षा कर पाए। अगर कोई व्यक्ति जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और उसको अगर पुलिस किसी राजनीतिक प्रेशर में या किसी व्यक्तिगत कारण से परेशान करती है, तो फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये जिस लड़ाई का आपने जिक्र किया है, लड़ाई भी ऐसी लड़ाई थी। हमारे एक कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जो कि अब शांत हो चुके हैं। बिजली विभाग का जनता पे अत्याचार चल रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और बदले में ये हुआ कि पुलिस उनके घर पहुंच गई और घर में घुस गई और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया। तो जनता के अधिकार की लड़ाई तो हमेशा से मैं लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूंगा। जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटा। जब विधायक भी था तो सबसे ज्यादा जिस विधायक पे प्रकरण थे उसमें नंबर 1 पे मेरा नाम था। और आप सबसे युवा विधायक बने मध्य प्रदेश के। जी। लेकिन जितने प्रकरण थे या आज तक जितने भी प्रकरण हैं, आज इन तक किसी भी कोई भी प्रकरण, मेरा कोई व्यक्तिगत प्रकरण नहीं है, जितने भी प्रकरण दर्ज हुए सभी प्रकरण राजनीतिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन के तहत प्रकरण दर्ज हुए। जब विधायक था तो मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का विधायक था, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पार्टी ने मुझे इतनी छोटी उम्र में अवसर दिया और चुनाव लड़ाया, आगर की जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे विधानसभा भेजा, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये काम जो है हमेशा
कांग्रेस पार्टी ने ही करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का जो प्रयास है वो यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में लेकर आना है और उन्हें अवसर देना है। कांग्रेस पार्टी में मैं एक चीज देख रहा हूँ भाई, क्योंकि हम बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलते हैं जुलते हैं, उनके पास हर चीज की काट है। बीजेपी की एक जो प्रोपेगेंडा है बीजेपी का ध्रुवीकरण का और वोट काटने का, इसकी काट कांग्रेस के पास मुझे नहीं दिखाई देती कि वो इसको किस तरीके से रोक सकते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर भी अगर इस बार चुनाव हो रहा है तो पूरा ध्रुवीकरण चल रहा है और मतलब पूरी तरीके से वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम सत्ता पे काबिज हो जाएं, जिसके इसके लिए किसी को तोड़ना पड़े तो वो तोड़ भी रहे हैं, किसी को अपनी तरफ खींचना पड़े वो खींच भी रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके वोट लेना चाहती है, तोड़ के वोट लेना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी जोड़कर वोट लेना चाहती है। यही फर्क कांग्रेस और भाजपा में है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को बांटने की कोशिश करी और कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया कि देश एक रहे, देश में एकजुटता बनी रहे। यही देश की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे प्रोपेगेंडा करती है। हमेशा उनका प्रयास रहता है कि हिंदुत्व के नाम पे प्रोपेगेंडा करके जनता के बीच में बंटवारा किया जा सके और हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़का करके वोट लिए जा सके। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा अलग है। कांग्रेस की सोच है कि ये देश एक रहे, सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले। तो यही कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। सरकारें बने या ना बने, कांग्रेस भले आज 10 साल से ऊपर हो गया केंद्र में सत्ता से बाहर है, लेकिन हमें अगर और 10 साल भी सत्ता से बाहर रहना पड़ा तो हमें गम नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार की लड़ाई नहीं है। जैसे मेरे जैसा एक इंसान, हाँ। उसका सपना है, वो कांग्रेस में हो या ना हो, वो ये चाहता है कि यार मैं राहुल गांधी से मुलाकात करूं। राहुल गांधी जी की एक विशेषता है, वो आम लोगों से मिलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। अगर आप अपना इंटरव्यू नोट कराएंगे कि मैं ये हूँ और मैं ऐसा पॉडकास्ट करता हूँ, मैं शायर हूँ, मैं आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी से अच्छा, जैसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे राहुल गांधी का पॉडकास्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या चीज फॉलो करनी पड़ेगी? कौन सी ऐसी चेन है जिसको मैं फॉलो करूं, या मैं विपिन वानखेड़े को पकड़ लूं सिर्फ कि भाई मुझे एक पॉडकास्ट करा? हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मैंने उनकी जो सोशल मीडिया देखी है, फिलहाल वो घबरा नहीं रहे हैं, जैसा आपने बताया। आम लोगों से मिलने में, छोटे लोगों से मिलने में, एकदम से मिलते हैं उनसे। राहुल गांधी जी देश के एकमात्र नेता हैं जो कि देश के हर वर्ग से जाके मिल रहे हैं। आप देखिए, वो ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, वो ऑटो ड्राइवर से मिल रहे हैं, वो कूलियों से मिल रहे हैं, वो किसानों से मिल रहे हैं, अलग अलग वर्ग, स्टूडेंट से मिल रहे हैं। देश के हर वर्ग को कनेक्ट कर रहे हैं, हर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। आज देश में अगर जनता की वाकई में अगर मजबूती से कोई आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति है जो कि नंबर 1 पे आएगा, तो राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वैसे पर्सनली कैसा ताल्लुकात है? सोशल मीडिया पे तो बहुत प्यार दिखता है, और लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कुछ खींचतानी रहती है। ऐसा कुछ है? ये सिर्फ अफवाहें हैं? सिर्फ भाई बहन का संबंध वैसे तो प्यार वाला ही रहता है, इसमें लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा संबंध भाई बहन को होता है वैसे ही संबंध है। प्रियंका जी से तो मुलाकात आपकी हुई हो? हाँ, बिल्कुल होती है मुलाकात, और उनका भी पूरा आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता है। और ये सब तो राजनीति में फालतू की अफवाहें रहती है कि ऐसा है वैसा है, इसकी उससे नहीं बनती, लेकिन भाई बहन है और भाई बहन जैसे ही संबंध उनका और प्यार उनका है। एक राहुल गांधी जी के लिए एक बात और चलती है, विपक्ष वाले भी ये बात कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो वो बहुत अच्छे नेचर के इंसान है, अच्छे इंसान है, लेकिन राजनीति में वो गलत आ गए। उनको किसी और फील्ड में होना चाहिए था। अगर वो किसी और फील्ड में होते तो बहुत ऊपर तक चले जाते। राजनीति में सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक नेता में, जो सबसे ज्यादा होने की आवश्यकता है, वो है धैर्य। धैर्य के मामले में राहुल गांधी जी से ज्यादा धैर्य देश के किसी नेता में नहीं। ये बात तो माननी पड़ेगी। इतना लंबे समय से एक हार का सामना करने के बाद भी जो पॉजिटिविटी उनके अंदर है, पॉजिटिविटी और लड़ने का जज्बा,
निराश नहीं हुआ कभी, कभी ना निराश हुए ना हताश हुए, और ना लड़ने का जज्बा खत्म हुआ। जनता की लड़ाई लड़नी है, बहुत क्लियर है, अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहनी है, देश में एकजुटता बना के रखनी है, देश में भाईचारा बना के रखना है, सबको समान अवसर मिले, सबको समान अधिकार मिले। उनकी बहुत स्पष्ट सोच है और वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत फोकस्ड है। लाख कितनी भी आलोचनाएं हो, लेकिन किसी आलोचना से ना घबराते हैं, ना उसका कोई उनके शक्ल पे कभी कोई फर्क दिखता है। वो अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक न एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए खैर, ये तो हमारी भी दुआ है। लेकिन अगर हमारी पार्टी सत्ता में वापस ही नहीं आएगी तो लड़ाई कैसे करेगी? विपक्ष में रहकर कब तक आप लड़ सकते हैं? देखिए, जिसे समाज सेवा करना है, हम्म, जिसे जनता के हित में लड़ना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी पद पे रहे या सत्ता में रहे। लोग सोचते हैं कि, मैं उदाहरण दूं मध्य प्रदेश का, तो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार में ही नहीं है तो कांग्रेस कैसे करेगी, कांग्रेस के साथ तो लोग ही नहीं है, बीजेपी के इतने विधायक है, कांग्रेस के इतने कम विधायक है, तो कैसे होगा, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, 20 साल हो गए सरकार नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 48% वोट मिला भाजपा को और 40% वोट मिला कांग्रेस को। हम्म, तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारी सरकार बनी कि नहीं बनी, वोट बैंक। महत्वपूर्ण ये है कि 40% लोग कांग्रेस के साथ हैं, 40% लोग कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं, 40% लोग चाहते हैं कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उस विचारधारा से प्रदेश चलना चाहिए, देश चलना चाहिए। तो फर्क कितना है, फासला कितना है? 8% का फासला है, ये भी अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा फासला है। इस 8% में से सिर्फ 4% लोग अगर उधर से इधर आते हैं तो ये 44-44% हो 44 जाएगा 44 और बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएंगे। तो लड़ाई बराबरी की है और लड़ाई सरकार की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। लड़ाई ना कभी सरकार बनाने की थी, ना सरकार बनाने की है, ना कभी सरकार बनाने की रहेगी। लड़ाई विचारधारा की है और लड़ाई देश में एकजुटता बनाए रखने की लड़ाई। एकजुटता की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है। बीजेपी को इस चीज में महारत हासिल है, सरकार को गिराना, सरकार को तोड़ना, किसको अपने पाले में लाना है, किसको अपने पाले से निकाल देना है, और जो उनके पाले में नहीं आना चाहता है उसको किस तरीके से जेल में डालना है, जी ये उसमें उनको महारत हासिल है। छत्तीसगढ़ के एक विधायक हैं देवेंद्र यादव, जी आपके मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, जी वो इन दिनों जेल में हैं। जी। क्या मामला है पूरे जेल का? देवेंद्र यादव का उदाहरण आप देख लीजिए। देवेंद्र यादव मेरे बहुत नजदीकी दोस्त हैं, जी। मेरी ही उम्र के हैं, महापौर रहे, 2 बार के विधायक हैं। हम्म, जनता किसी को वोट देके जनप्रतिनिधि बनाती है। जनप्रतिनिधि को अगर उसके घर पे अगर रोज 10 शादी के निमंत्रण आते हैं, 10 नुक्ते के या 12वें के निमंत्रण आते हैं, तो वो ये देख करके नहीं जाता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ तो ये शादी किस व्यक्ति की है, कौन से पार्टी की है, कौन से समाज की है, कौन से जाति की है, क्यों, वो ये सब नहीं देखता है, क्योंकि जनता ने उसको जिम्मेदारी दी है कि आपको जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहना है। ठीक है। तो ये जनप्रतिनिधि का काम होता है, उसका रोल ही ये है जनप्रतिनिधि का। देवेंद्र यादव महापौर रहे, 2 बार के विधायक रहे। एक सतनामी समाज जो कि छत्तीसगढ़ में दलित वर्ग का समाज है, सतनामी समाज का एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में पूरे प्रदेश भर से लगभग 30,000 लोग इकट्ठा हुए। देवेंद्र यादव को सतनामी समाज के लोगों द्वारा निमंत्रण मिला कि आपको, हमारा आंदोलन है, आपको आना है। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को कहीं पर अगर 4 लोग भी इकट्ठा होते हैं, बुलाते हैं, तो जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है। जाहिर सी तो बात है। वहां पर तो 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे, जनप्रतिनिधि को बुलाया गया कि आपको आना है। देवेंद्र यादव वहां पर गए, देवेंद्र यादव वहां पर गए, उन्होंने उस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन ना मंच पर गए, ना कोई भाषण दिया, किसी एक व्यक्ति को ऐसे एक उंगली से धक्का भी नहीं दिया। सिर्फ गए, 10 मिनट लोगों से मिले, उनकी समस्या सुनी और उस आंदोलन से निकल गए। निकल के वो दूसरे जिले में चले गए। 1 घंटे बाद लगभग जो है वो आंदोलन हिंसक हो गया। देवेंद्र यादव तो वहां पे मौके पे शामिल नहीं थे। उस समय जिस समय आंदोलन हिंसक हुआ, देवेंद्र यादव तो उस समय दूसरे जिले में पहुंच गए थे।
वहाँ के उनके पास फोटो हैं, सीसीटीवी के फुटेज हैं, एविडेंस है, मोबाइल की लोकेशन है, कि पुलिस भी जांच कर सकती है कि मोबाइल की लोकेशन कहाँ की है, ये उस समय कहाँ पर उपस्थित है। तो देवेंद्र यादव दूसरे जिले में पहुंच गया, आंदोलन हिंसक हो गया, वहां पर घटना हो गई। इसमें देवेंद्र यादव का तो कोई दोष नहीं था। छत्तीसगढ़ एक छोटा सा प्रदेश है, 90 विधानसभा सीटें हैं, एक एक विधायक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक विधायक की, क्योंकि 90 सीटों का ही प्रदेश है, तो एक एक विधायक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन क्योंकि विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार है, आंदोलन के 50 दिन बाद देवेंद्र यादव पे एफआईआर दर्ज करके देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके उनके ऊपर 307 लगा दी जाती है, जो कि हाफ मर्डर की हाफ धारा है। मर्डर हो गया। उनके ऊपर 120 भी, यानी कि उस पूरे आंदोलन के षड्यंत्र की धारा लगा दी जाती है। तो एक विधायक पूरे, जिसके एविडेंसेस हैं, जिसने किसी को टच नहीं किया, एक विधायक के ऊपर 307 का प्रकरण दर्ज कर दिया। क्या वो विधायक ने किसी को चाकू मारा? क्या विधायक ने किसी को गोली मार दी जो आपने 307 लगा दी? लेकिन बिना कोई बात के, बिना कोई प्रूफ के, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते 307 और 120 भी जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज कर दिए गए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है कि वो उस समय वहां पर उपस्थित ही नहीं थे। जिस समय घटना हो रही थी उस समय वो एक दूसरे जिले में थे, और उस दूसरे जिले के उनके सीसीटीवी के फुटेज हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को दबाने का प्रयास किया, दबा के झुकाने का प्रयास किया। लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, संविधान में कोई विश्वास नहीं है। तो देवेंद्र यादव आज अपने अधिकार की, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय से देवेंद्र भाई को न्याय मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो मानसिकता है, ये प्रकरण दर्ज करके उन्होंने 5 महीने जेल में रख के अपनी मानसिकता को बताया है कि हमारी सोच कितनी छोटी सोच है। छोटी सोच है। अभी कुछ ही दिनों पहले दो तीन राज्यों में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश का, सॉरी, महाराष्ट्र का हम जिक्र कर चुके हैं कि वहाँ किस तरीके से हार हुई। हरियाणा के अंदर भी चुनाव हुआ, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी। इसमें जो आम लोगों के अंदर बात होती है, आम लोगों के अंदर जो चर्चा होती है, वो ये होती है कि कांग्रेस गुट से हारती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतने गुट बन चुके हैं कि वो अपने गुटों से लड़ते लड़ते क्षेत्र का जो चुनाव होता है वो हार जाती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूंगा, देखूं, तो वहां भी हुड्डा ग्रुप और शैलजा चौधरी ग्रुप जी, ये दोनों ग्रुप की वजह से, जो लोगों का कहना है कि इन दोनों ग्रुप की वजह से कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार हुई, क्योंकि शैलजा चाहती थी कि हरियाणा की कमान मैं संभालूं, और हुड्डा जी के सामने उनकी चल नहीं रही थी, तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई हराने की। ऐसी लोगों में चर्चा है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मध्य प्रदेश में भी आपने तो कहा गुट नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया दिखाता है और भी फैक्ट्स दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि गुट तो है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, और जहां हम चुनाव हारे वो कोई गुटबाजी से चुनाव नहीं हारे। रिसर्च का विषय ये है कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट दिख रहा है कि लहर कांग्रेस के पक्ष में है। हरियाणा में स्पष्ट दिख रहा है कि लहर कांग्रेस के पक्ष में है। महाराष्ट्र में स्पष्ट दिख रहा है कि लहर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। लेकिन जब परिणाम आते हैं, तो जहां पर एक तरफा महाराष्ट्र में भाजपा का विरोध था, वहां पर 90% के लगभग सीटें भाजपा जीत जाती है। अगर 90% सीटें किसी पार्टी की जीतने की स्थिति है, तो वो माहौल, वातावरण, वो वेव जनता के बीच में कहीं तो आभास होगा। अगर कोई 90% सीटें जीतने वाला है, तो उसका आधा माहौल तो महसूस होगा कि जनता के बीच में, इनके पक्ष में माहौल है, तो चुनाव जीत सकते हैं। महसूस होता है कि जनता उनके खिलाफ है, और परिणाम आता है कि 90% सीटें वो जीत गए। तो आपका इशारा ईवीएम की तरफ तो नहीं हो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है? क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज को नहीं मानता हूं कि ईवीएम सेट हो सकते हैं। देखिए, खराब हो सकते हैं, मैं मानता हूं। देखिए, मैं बूथ पे ईवीएम खराब हो गया, मैं मानता हूं, अग्री। मैं ईवीएम के लिए फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि रिसर्च का विषय है कि इतना बड़ा जो जादू है, चमत्कार है, कैसे हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहना योजना लागू कर दी थी, इसलिए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन गई। महाराष्ट्र में बोलती है कि हमने लाड़की बहना योजना लागू कर दी थी,
इसलिए हमारी सरकार बन गई। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए योजना का वो बोला है, जिसमें हम 2100 रुपए देंगे। तो बीजेपी की अगर ये योजना चल रही है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये जो योजना है, ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये इसके परिणाम आने के बाद शायद कयास लगाना आसान होगा हम्म। कि क्या फैक्टर था जिससे सरकारें बन रही हैं। दिल्ली में आप घूम रहे हैं, अब दिल्ली का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो दिल्ली की बात भी कर लेते हैं। दिल्ली की माहौल क्या लगता है आपको? इस बार कांग्रेस आ रही है या पूरी तरीके से पहले की तरह 0 बटा सन्नाटा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ थी। बीच में कुछ समय के लिए जरूर एक भटकाव हो गया था, लेकिन अब जनता वापस कांग्रेस की तरफ लौट रही है और इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बीजेपी का एक ये सॉरी राजनीति का एक पार्ट है, मैं खुद भी राजनीति से हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये पार्ट कभी समझ में नहीं आता है। लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ रही है, राहुल गांधी जी अरविंद केजरीवाल को वोट कर रहे हैं। ऐसा इस बार देखा गया कि राहुल गांधी जी ने की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ से वो वोट डालते हैं, वो आम आदमी पार्टी के वहां से कैंडिडेट खड़े थे, तो उन्होंने वोट डाला आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल ने वोट डाला कांग्रेस पार्टी को, दोनों मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन अब जो राहुल गांधी जी की रैली दिल्ली के अंदर हुई है, उसके अंदर राहुल गांधी जी ने पूरा का पूरा ठीकरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोड़ दिया कि दिल्ली को बर्बाद करने में जो हाथ है वो अरविंद केजरीवाल का है। ये किस तरीके से हो पाता है? एक चुनाव साथ लड़ रहे हैं, दूसरे चुनाव में बिल्कुल खिलाफ हो गए और बिल्कुल बुराई पे उतर गए। ऐसे ही अगर अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो वो भी राहुल गांधी जी की पूरी बुराइयां कर रहे हैं। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं होती? लोकसभा में साथ क्यों थे और विधानसभा में अलग क्यों हो गए? कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया, जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को साथ में लेकर चलने का, और कांग्रेस हमेशा से पूरे विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहती है। लेकिन इसकी जो नींव रखी गई, ये नींव दिल्ली के चुनाव में नहीं, नींव रखी गई हरियाणा के चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में जहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल था और स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बननी थी, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ाया। तो क्यों चुनाव लड़ाया? मतलब गठबंधन तोड़ने की वजह ये बनी? शुरुआत उन्होंने करी। ठीक। तो उन्होंने शुरुआत क्यों करी? अब अगर उन्होंने शुरुआत करी फिर उसका तो बोले कि दिल्ली में आके गठबंधन टूट रहा है, तो ये बात तो उन्हें पहले ध्यान रखनी चाहिए थी। हरियाणा में ध्यान रखना था कि कांग्रेस का समर्थन करें। आगे से जाके मोर्चा उन्होंने खोला, अब मोर्चा खुला है तो फिर परिणाम तो बीजेपी आएगा। के पिटारे में युवा नेताओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जी। जो पाला बदल के उस तरफ जाता है उसको मंत्रालय भी मिलता है, पावर भी मिलती है, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्या ही इसका जिक्र करूं। तो आपको कभी इस तरीके से ऑफर आया बीजेपी की तरफ से कि हमारे पाले में आ जाइए? मुझे तो बीजेपी की तरफ से आज तक कभी कोई ऑफर नहीं आया। कोई अब कभी कभी सिंगल ऑफर? आज तक कभी कोई ऑफर नहीं आया है, और बहुत स्पष्ट बात है, मैं हार्डकोर कांग्रेसी हूँ, जीवन भर कांग्रेसी रहूंगा, मरूंगा भी तो कांग्रेस में मरूंगा, और ये बात बहुत स्पष्ट है, सबको मालूम है। इसलिए मेरी इमेज ही ऐसी है कि मुझे आज तक कभी किसी ने कोई ऑफर किया ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद कि मेरे पास कोई ऑफर करना है। मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे लिए कांग्रेस की विचारधारा मेरे जीवन का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई हिस्सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक अगर कोई चीज है तो कांग्रेस की विचारधारा है। जब मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, मैंने भी आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे एक चीज दिखी, आपका कुछ वीडियो पे कोलैब आपके बेटे के साथ था। राजनीति की चर्चा तो बहुत सारी हो गई है और तकरीबन सारी बातें हमने राजनीति की हैं। बेटा आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और बहुत छोटी उम्र है उसकी, 7 या 8 साल की उम्र होगी। 4 तो साल 4 साल की उम्र है जी। तो वो वीडियो में तो खैर इस चीज़ का मैं अनुमान नहीं लगा पाया। तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। तो उनको किस तरीके से आप आज़ादी देते हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे जाइए, जबकि आगे फ्यूचर है, पढ़ाई का फ्यूचर है, सारी चीज़ें हैं। अगर वो अभी से सोशल मीडिया पे लग जाएंगे तो किस तरीके से होगा? पढ़ाई तो उसे करनी ही है। मेरा बेटा है, उसका नाम है रिदित वानखेड़े नाम है, 4 साल का है अभी। पढ़ाई तो उसे करनी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सेवा भावी है और अच्छा। बहुत धार्मिक है। 4 साल की उम्र में आपने 4 साल की उम्र में, मैंने नहीं बनाया उसे, खुद से वो खुद से इतना सेवा भाव है और धार्मिक है। अगर अपने लिए भी कोई चीज लेकर आएगा और घर के बाहर कोई बच्चा खड़ा होगा तो बोलेगा पापा ये मुझे मत दो, ये उसको दे दो। खिलौने की दुकान पे लेके जाऊंगा कि बेटा खिलौना ले ले, कार ले ले, बंदूक ले ले, तो बोलेगा नहीं पापा मुझे भगवान की मूर्ति दिला दो। रोज सुबह उठेगा तो बोलेगा पापा
उसको बोलूंगा कि बेटा गेम जोन जाना है, चल गेम जोन लेकर चलता हूँ तुझे। बोलेगा नहीं पापा गेम जोन नहीं, मुझे मंदिर ले चलो। सोशल मीडिया का उसे खुद से शौक है, खुद अपने वीडियोस बनवाता है, खुद देखता है, जो उसकी इच्छा होती है कि पुष्पा का वीडियो देखा, बोला मुझे पुष्पा बनाओ। अपनी माँ को बोलता है, माँ का लाडला भी है, और सबसे बड़ा योगदान अगर उसके पीछे किसी का है तो उसकी मम्मी का ही है। तो बोलता है मम्मी को, मम्मी मुझे पुष्पा बनाओ। उसकी मम्मी ने पुष्पा बनाया, देख के खुद ही पुष्पा की एक्टिंग करता है। तो और काफी कुछ नेताओं वाले गुण भी हैं उसमें। अच्छा, अब नेता का बच्चा है तो नेता वाले गुण तो जाहिर सी बात है आने ही है। बहुत सोशल लाइफ है उसकी। कॉलोनी में मुझसे ज्यादा लोग मेरे बेटे को पहचानते हैं। और मुझे जब आवाज लगाता है तो मुझे पापा तो कम ही बोलता है, ज्यादा करके आवाज लगाता है विपिन नेता। अच्छा। कहाँ जा रहे हो? तो उसके इवेंट्स भी होते रहते हैं समय समय पर, चाहे वो भजन संध्या हो, चाहे वो बाल कावड़ यात्रा हो, ऐसे तमाम इवेंट्स उसके होते रहते हैं, और सक्सेसफुल इवेंट्स होते हैं। वो कोई इवेंट होता है, पीछे से जरूर उसकी मम्मी होती है, लेकिन उसके इवेंट्स में 400, 500, 1000 लोग आना बहुत आम बात है। तो हमारा तो हमेशा उसको आशीर्वाद है और शुभकामनाएं है, और भगवान से प्रार्थना भी है सफलता हासिल करे, नाम रोशन करे। आम तौर पर पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता है, लेकिन अगर बच्चों के नाम से पिता को जाना जाए तो ये फिर सौभाग्य इससे की बड़ी बात क्या है। सौभाग्य की बात है। हमारी जी शुरुआत हमने राहत इंदौरी जी से की थी, जी मरहूम राहत इंदौरी जी। मैं आखिर भी मरहूम राहत इंदौरी जी के नाम से ही करना चाहूंगा। जी। आपका जुड़ाव राहत इंदौरी जी के परिवार से रहा है, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है राहत इंदौरी जी के साथ का? राहत इंदौरी जी से मेरा बहुत ही पारिवारिक संबंध है। उनके बेटे सतलज भाई हैं, जो कि खुद मशहूर शायर हैं, उनसे मेरी घनिष्ठ मित्रता है। जी। उनके पूरे परिवार से बहुत नज़दीकी संबंध है। राहत साहब हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, और दुनिया ने उन्हें एक मशहूर शायर के जैसा देखा, लेकिन मेरे लिए हमेशा पिता तुल्य रहे, और बहुत नज़दीक से मैंने उन्हें देखा। और वो सेलिब्रिटी ज़रूर रहे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बहुत ही आम और सरल तरीके से जिया। जो सबसे बड़ी बात है, मैं मानता हूँ राहत इंदौरी जी के लिए, उनके जीवित रहते हुए वो जितने मशहूर हुए, उनका देहांत होने के बाद ज्यादा मशहूर हो, उससे भी ज्यादा मशहूर हुए। बहुत ज्यादा मशहूर। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके चले जाने के बाद भी आज दिन तक के जो है लोग उन्हें याद कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग उन्हें याद करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे उनकी शायरियाँ बोली जाती हैं, और उनकी जो, मैं बोलूँगा कि जो मशहूर हैं वो जब जीवित थे उससे ज़्यादा मशहूर उनके जाने के बाद हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है, उनकी विशेषता है। उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहा। उनके परिवार के कुछ गिने-चुने जो रिश्तेदारों के अलावा जो दोस्त होंगे पूरे परिवार के, तो गिने-चुने लोग हैं। उन गिने-चुने लोगों में मैं भी शामिल हूँ। आपका नाम आता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके जैसे एक महान व्यक्तित्व का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। ये बड़े लोगों की दुआएं हैं कहीं ना कहीं आपको, जो आपको इतनी बुलंदियों तक पहुंचा रही हैं। विपिन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बात करने का, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि मैं इतने बड़े लीडर से बात करूंगा। राहुल गांधी जी के जो करीबी हैं उस लीडर से मेरी आज मुलाकात होगी, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतने बड़ी शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई थी और उसने इतने प्यार से, इतने तरीके से मेरे से बात करी और सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। ये थे विपिन वानखेड़े भाई, जिन्होंने अपनी राजनीति का सफर किस तरीके से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, पूरी दिल्ली की बात भी हमारी इनसे हुई है, और महाराष्ट्र की बात भी हुई, हरियाणा की बात भी हुई, कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की बात हमने इनसे इस छोटे से पॉडकास्ट में की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें प्यार देना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।